वैसे अबू रामिज को पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है, वरना जर्मनी में इतना अर्सा कैसे गुजरता है। ये कुछ गलत बात नहीं कह रही हो आज तुम? बिल्कुल नहीं भाई, देखें मुल्क पर मजीद गंदुम इंपोर्ट करने का बोझ ना पड़े, इसलिए इनका वहीं रहना बेहतर है। देखा नहीं कितनी रोटियां खा के, जरा देखें आप खाए चले जा रहे हैं। चुप, बेचारे को नजर लगाओगे क्या? अभी तो उसने खाना शुरू किया है। ओह नहीं चची जान, ये ठीक कह रही। दरअसल जब मैं पाकिस्तान आता हूँ तो हाथ की बनी हुई रोटियां और ये खाने बस खाता ही चला जाता। बेटा तुम 1.5 साल बाद वापस आए और अपनी अम्मी के पास सिर्फ 2 दिन ठहरे, कुछ दिन और रुक जाते उनके पास। नहीं चची जान, तकरीबन हर महीने ही मेरी उनसे बात होती है। भाभी की उम्र ही कुछ ऐसी है कि वो अकेले रह गई, उन्हें अपने पास बुला। चची जान ये तो आप उनसे कहिए, मैंने तो कई दफा कोशिश की है कि वो मेरे पास आके रहें, लेकिन वो तैयार ही नहीं होती अपने घर को और अपने मोहल्ले को छोड़ने के लिए। तो तुम पाकिस्तान कभी लौट कर वापस नहीं आओगे? भाई माना कि गोरे कब्रिस्तान में काफी खूबसूरत खूबसूरत बाग होते हैं, लेकिन अपने वतन में मरने का तो मजा ही कुछ और है ना। अरे बेटे ऐसी बातें नहीं करते। जान अब क्या करेंगे इस धूल मिट्टी से भरी सरजमीन पे वापस आके। तो ये लोड शेडिंग और गर्मी एक साथ बर्दाश्त नहीं होती। वैसे बेटा एक दिन तो अपने वतन आना ही पड़ेगा, और वैसे भी भाभी जान को तुम्हारी जरूरत है। जान मैंने कहा तो कई दफा है, लेकिन मेरे ख्याल में उनकी मजबूरी है, वो वहाँ नहीं रह सकती। वैसे जीजी जान आप इन्हें भी रोटियां वगैरह पकानी सिखा दें अच्छी तरह। मुझे कोई शौक नहीं है किचन में रहने का। वैसे आपा को तो हर वक्त तुम्हारी फिक्र लगी रहती है, बेचारी यही पूछती रहती हैं कि क्या खाता है मेरा बेटा, कपड़े कैसे धोता है, नाश्ता भी करता होगा कि नहीं करता होगा, बहुत फिक्र में रहती है। तो जीजी जान आप अम्मी की फिक्र दूर कर दीजिए ना, और वैसे भी 3 साल पुरानी मंगनी को फंगस लग जाती है। तुम लोग आराम से बैठ के लो। चलिए बेगम। चले, मुझे कोई नहीं करनी सैर, और मुझे कोई शौक नहीं है उन कोल्ड ब्लडेड और कोल्ड वेदर में मरने का। भाई फ्लश धोने से तो उनका सुबह का आगाज होता है, और अगर सफाई ही करनी है तो अपना मुल्क क्या बुरा है। वैसे अपने मुल्क में सफाई के लिए सफाया करने की जरूरत है, और वो भी चोर और डाकुओं का। वैसे सारा अब अपने मुल्क में रहने का मजा नहीं है। रामेश मैं बहुत देर से तुम्हारी खुद बातें सुन रही हूँ, अब एक बात नहीं सुनूंगी। हाँ बस जैसे भी हम खुश हैं मुल्क में, हमें नहीं जरूरत तुम जैसे डरपोकों की। क्या क्या ये डरपोक बाय द वे तुमने किसको कहा है? आपको कहा है, याद है आपको जब हम दादा की हवेली में गए थे तो सबसे पहले तुम ही डर के भागे थे, खूब कांप रहे थे। ओ यार मैं इतना सा था, बचपन था मेरा वो। मैं तो बहुत बड़ी थी, हम भी तो बच्चे ही थे ना, हम तो नहीं डरे। अच्छा तो अब तो आप बच्चे नहीं हो, अब तो जा सकते हो। तुमसे जाने की बात कर रही है? मैं वहां रह के भी दिखाता। क्या? अच्छा चलो एक डील करते हैं, अगर मैंने वहां एक रात गुजार ली तो इस बार मैं रुखसती करके जाऊंगा, तुम मुझसे झट से शादी करोगे। झट से नहीं पट से, बशर्ते कि तुम सही सलामत और साबुत वापस आओ। ठीक है तो फिर लग गई शर्त। कितने कितने की? शादी की।
जा रहा था। भाई जालिमो, जालिमो, मैं तो माफी मांगने जा रहा था। या अल्लाह। माफी मांगने जा रहा था मैं तो जालिमो। मिस्टर कौन हो तुम? ये तुम्हारे जख्म कैसे आए? कोई एक्सीडेंट हो गया क्या? चलो मेरे साथ हॉस्पिटल। तुम्हें तो हॉस्पिटल में होना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सारा, सारा बाहर आ जा। सारा किधर हो तुम? सामने आओ। मैंने पकड़ लिया तुम्हारा ड्रामा। समझ रही थी कि मैं डर जाऊंगा। सारा, ओ भाई तुम भी बाहर आओ, बहुत हो गया ड्रामा। आ जाओ चलो। और वैसे भी मुझे तुमसे ज्यादा डर मच्छरों से लग रहा है जो खून चूसते हैं। चलो 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 आ जाओ। रामेश, बताओ ना क्या देखा तुमने रात को? जरूर वहां पर कुछ होगा, तभी तो तुम्हारा हाल इतना पतला दिख रहा है। हाँ, डायन जैसे मच्छर थे। पूरी रात खून चूसते रहे मेरे, और ऐसा लगता था कि एमटीवी के सारे सिंगर्स मिलके मेरे कान में गाने गा रहे हैं। नहीं ना रामेश, और क्या था? देखो ना, अब इतने सारे किस्से कोई झूठे तो नहीं हो सकते ना? था एक लंबा तड़ंगा जिन जिसके दो बड़े बड़े दांत थे, दो बड़े बड़े सींग थे। सलाम कह रहा था तुम्हें। गप्पे ना मारो ज्यादा। अगर दिखाई दे जाता ना, सबसे पहले तुम्हारा हार्ट फेल हो जाना था। बातें करते। अरे तो भाई ठीक ही होता ना। हम जब मरहूम हो जाते तो उस इलाके के सारे भूतों को घर पे बुलाते और उनकी टी पार्टी करते। तो आखिर मालिक है उस घर के। तो मतलब है वहाँ कुछ भी नहीं है? हाँ बाबा, कुछ भी नहीं है वहाँ। पूरी रात का जागा हुआ हूँ, थका हुआ हूँ, जा रहा हूँ सोने, क्योंकि आज रात फिर जागना है। क्यों? आज रात क्यों? पागल हो गए हो क्या? बस एक रोज की बात हुई थी रामेश, अब क्यों जाओगे तुम वहाँ? भैया आपको खुश करने के लिए। जब फरहाद शीरी के लिए नहर खोद सकता है, तो क्या हम आपके लिए एक भूत का बच्चा नहीं पकड़ सकते? जी, मोहब्बत की तारीख में आपका नाम काले हरूफ से लिखा जाएगा, और भूतों की आजमाइश देने वाले तुम पहले हीरो होगे। आधा वर्ष। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि हम अपना हनीमून उसी घर में ना मनाएं। सुनो सुनो, मैं तो माफी मांगने जा रहा था। जालिमो,
अल्लाह। अम्मी आपकी परेशानी की दिल कर मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आया। मुझे यकीन न आने वाली कौन सी बात है। माशाल्लाह से तुम डिग्री याफ्ता हो, गोल्ड मेडलिस्ट हो। तुम्हें अगर नौकरी न मिलती तो फिर किसे मिलती? एक बात भूल नहीं, मेरे साथ एक अच्छी मम्मी की दुआएं भी। बेशक माँ की दुआ और अल्लाह का करम। अल्लाह बड़ा करीम है। देखना इंशाल्लाह तुम्हें कितनी तरक्कियां दिखाएगा। बस आप एक काम करें, स्कूल जाए और इस्तीफा दे दें। बहुत करें नौकरी आप। अरे क्या कह रहे हो? क्यों छोड़ दो? अच्छी वाली तो नौकरी है मेरी। तुम कमाओ, खर्च करो, मैं तुम्हें देख देख कर खुश होती रहूंगी। देखिए अम्मी, मेरी आपसे इस बात पे लड़ाई हो जाएगी। आपने बहुत किया, मुझे पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, अब मेरी बारी है। बस बस, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। और जो कुछ मैंने किया है इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। फिर तुम्हारा हक है और मेरा फर्ज। चले यूं ही सही। और मेरा फर्ज, अभी मेरा एक फर्ज और बाकी है, और वो है तुम्हारी शादी का। भाई तुम्हारी शादी हो जाए फिर छोड़ दूंगी नौकरी, एक अच्छी सी दुल्हन लेके आ जाओ। दुल्हन का कोई मसला नहीं है अम्मी। आपका बेटा एक जबरदस्त हीरो है। इधर दुल्हन आएगी, उसे मैं आपकी खिदमत पे लगा दूंगा। उसे कहूंगा कि देखो, अगर तुमने मेरी माँ की खिदमत नहीं की, मेरी माँ के पाँव नहीं दबाए, तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगा। चल चल, बड़ा आया रोब दिखाने वाला। अल्लाह वो दिन तो दिखाए। क्या बात है रामेश? और ये किस जुस्तजू में लगे हो तुम? मैं तुमसे एक बात करना चाह रहा था, सोचा तुम यकीन तो करोगी नहीं, सो मैं तुम्हारे लिए सबूत लेकर आया हूं। क्या? ये देखो, एक मिनट। क्या देखूं इसमें मैं? एक मिनट, मैंने खुद रिकॉर्ड किया है। क्या दिखाना चाह रहे हो तुम? सारा मैंने खुद रिकॉर्ड किया है। मैं रामेश, बस बहुत हो गया। अब इससे ज्यादा मैं बेवकूफ नहीं बनूंगी। मुझे पूरा यकीन है कि तुम वहां बिल्कुल नहीं जाते हो, और कोई रात वात नहीं गुजारी तुमने वहां। सारा, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, तुम्हें क्या बताऊं? तुम यकीन तो करोगे नहीं मेरी बात का। अच्छा छोड़ो इन बातों को। पता है आज बड़ी फूफो ने दावत दी है तुम्हारे आने की खुशी में। सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, हमारे कजन्स आएंगे, बहुत मजा आएगा। और हाँ, उनके फार्म हाउस पे हम सोएंगे सब जाके। सर मैं नहीं जा सकता, मतलब मैं खाने पे तो चलूंगा, लेकिन सोने के लिए मुझे वहां जाना पड़ेगा। रामेश, तुम समझ नहीं रहे हो शायद। तुम्हारे ऑनर में पार्टी दी गई है, तुम ही नहीं जाओगे तो सब क्या करेंगे? अच्छा चलो, मैंने तुम्हें अपनी शर्त से आजाद किया। देखो साहब, सिर्फ चंद रातें, प्लीज मुझे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। यानी किन चक्रों में पड़े हुए हो तुम?
जा रहा था। मैं तो माफी मांगना चाहता था लालिमा। लालिमा मैं तो माफी मांगने जा रहा था लालिमा। लालिमा लालिमा माजिद, माफी मांगने जा रहा था। माजिद तुम किससे माफी मांगने जा रहे थे? क्या क्या गुनाह क्या हो गया था तुमसे माजिद? माफी मांगना चाहता था। माजिद प्लीज मुझे बताओ तुम्हारी ये हालत किसने कर दी? माफी मांगने जा रहा था। माजिद प्लीज मुझे बताओ। मैं तो माफी मांगने जा रहा था जालिमो। भाई लड़की तो मुझे बड़ी पसंद आ गई। माशाल्लाह से खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, खानदान भी बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। मगर आपने इतनी सारी तारीफें कर दी, बाद में मगर कर दी। मगर है तभी तो कह रही हूँ बेटा, उनकी और हमारी हैसियत में काफी फर्क है। क्यों आप फकीरों के घर से बहू लाना चाह रही थी? हैसियत में फर्क होना चाहिए कि वो अगर आज डिप्टी कमिश्नर है तो कल मेरी तरह थे। मैं उनकी उम्र में जाऊंगा तो मेरी और उनकी हैसियत बराबर हो चुकी हो। हाँ कहते तो बेटा तुम ठीक ही हो, लेकिन फिर भी देखो ना, हम लोग जरा सीधे साधे हैं और रीमा जरा मुख्तलिफ माहौल की है। ऐसा कुछ नहीं है अम्मी, उनके और हमारे लाइफस्टाइल में थोड़ा सा फर्क है जो आपको अजीब लग रहा है। दूसरी बात ये अम्मी जान कि मुझे भी ऐसी बीवी चाहिए जो सोसाइटी के रख रखाव को समझ भी। मैं मौलाना रूमी के जमाने का नहीं बनना चाहता। मेरे कुछ एम्बिशंस हैं, मैं जिंदगी को नए ढंग से देखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं खान साहब से जाके आज ही बात करती हूँ, वो मान जाएंगे ना? क्यों नहीं मानेंगे? उन्होंने खुद मुझे इशारों में ये बात कही। और दूसरी बात ये अम्मी जान कि खान साहब का दामाद बनने के बाद मैं बहुत जल्दी तरक्की करूँगा। तरक्की करने के लिए बासर लोगों से ताल्लुकात बहुत जरूरी है। नहीं बेटा, तरक्की करने के लिए अपनी मेहनत और दयानतदारी होना जरूरी है। मेहनत तो पत्थर कूटने वाला भी बहुत करता है, फिर उसे मिनिस्टर या गवर्नर तो होना चाहिए। भाई तुम्हें तो वकालत पढ़ानी चाहिए थी मुझे। बहस में मैं तुमसे नहीं जीत सकती। हाँ अलबत्ता रीमा जीत जाए तो बात दूसरी है। बेटा वो रामेश कहाँ है? मैं तुमसे कहा था ना कि उसे चाय पर बुला लो। मूड नहीं है शायद उसका। अरे तुम तो बस नीवी कहती रहती हो, सो रहा होगा। चलो तुम चाय बनाओ, आ जाएगा अभी। चलो शाबाश चाय बनाओ। अम्मी एक बात बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही है मुझे। क्या? रामेश को पता नहीं क्या हो गया है, अजीब सी तब्दीली आ रही है उसमें, बदल सा गया है वो। लो वो आ गया। अरे भाई रामेश, सलाम कहाँ गायब रहते हो?
कहीं नहीं चजान, मैं वहीं बैठा हुआ था। और ये रात को अब्बा जान वाले घर में सोने का शौक पूरा नहीं हुआ तुम्हारा? बस भाई, बहुत हो गया। दरअसल चजान, जब मैं किसी चीज के पीछे पड़ जाता हूँ ना, तो उसको हासिल करके ही छोड़ता हूँ। बिल्कुल भाई साहब वाली आदत है, जो ठान लिया सो ठान लिया। लेकिन एक बात बताओ मुझे, ऐसा क्या है वहाँ? अम्मी आप रहने दें, हर इंसान की अपनी जिंदगी है और हर कोई अपनी जिंदगी का मालिक है। अच्छा छोड़ इन सब बातों को। चजान ये बताइए कि कभी आप उस हवेली में रहे हैं? रामेश बेटे, अब्बा जान ने वो मकान 1967 में बहुत शौक से खरीदा। फिर उसके बाद हमारा तबादला मशरकी पाकिस्तान। वो मकान किराए पे दे दिया। जब वापस आए तो न जाने अब्बा जान को क्या वहम हुआ कि न खुद रहे न हमें रहने दिया। हर हफ्ते कुरान शरीफ का खत्म कराते थे और बस। तो इसका मतलब है वो किराएदार और उसकी माँ। क्या मतलब? नहीं नहीं, मेरा मतलब यह है चजान कि अच्छी वाली जायदाद है, बिल्कुल बेकार पड़ी हुई है। जायदाद ही सब कुछ नहीं होती रामे, इंसानियत ही कोई चीज होती है। हद है हर धर्मी की। सिर्फ एक रोज के लिए कहा था ना मैंने, अब तुम रोज ही जाके बैठ जाते हो वहां पर। अच्छा तो तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? मेरा तो प्रोग्राम यह है कि मैं जर्मनी से आके वहीं रहूंगा। हाँ। अरे रमेश, वो भाभी जान का फोन आया था, पूछ रही थी कि तुम्हारा क्या प्रोग्राम। बस चजान, प्रोग्राम क्या है, मैं जरा किसी नतीजे पे पहुंच जाऊं, फिर फैसला करते हैं। भाई देखो, इस दफा तुम दोनों पहले से तय कर लो कि शादी कब करनी है। एकदम से तो मेरे हाथ पांव फूल जाएंगे और फिर इतनी जल्दी शादी की तैयारी मुमकिन नहीं है। अम्मी आपको तो ऐसे ही जल्दी पड़ गई है शादी की। आपने सुना नहीं कि रामेश को किसी नतीजे पर पहुंचना है? भाई रामेश, क्यों तंग करते हो हमारी बेटी को? है माफी मांगने जा रहा था मैं तो। जालिमो, जालिमो, जालिमो। अच्छा भाई बेटा, अब मैं चलती हूँ, आज से मेरी छुट्टी खत्म हो रही है। गुलाम बेगम, खैर से अब तुम संभालो अपने घर को। बेटा मैंने दोपहर का खाना पका के ना नमक खाने में रख दिया, रात का तो मैं पका दूंगी। अब तुम्हें किचन में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ मेरी बात है। अम्मी इसकी फिक्र तो आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि मुझे अंडा सिर्फ उबालना आता है, तलना नहीं। कोई मसला नहीं है, अम्मी तुम्हें जबरदस्त ट्रेन कर देंगी। तुम्हें मजे मजे के खाने पकाने आ जाएंगे। जी नहीं, मुझे कोई शौक नहीं किचन में घुसने का। अच्छे खाने खाने का जरूर शौक है। जी वो तो सेहत से लगता है। ओहो भाई, मेरी बहू को तंग करने की कोई जरूरत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीख जाएगी। अम्मी क्यों ना हम एक अच्छा सा कुक रख लें, फिर आपको भी किचन में घुसने की जरूरत नहीं होगी। नहीं बेटा, अपने हाथ से पके खाने का मजा ही कुछ और होता है। और खान सा मैं क्या जाने। और दूसरी सच्ची बात है, हम 3 तो लोग हैं, खाने का खर्चा बनाने की क्या जरूरत है? कौन सा खानदान बैठा है खाने के लिए? नहीं, मैं तो इसलिए कह रही थी कि जब तो मेहमान आता है तो आप उठ के किचन में भी जाती हैं, पहले की तरह ट्रॉली सजाने लगती हैं और मेहमान बेचारा अपनी ही शक्ल देख रहा होता है। अजीब सा लगता है ये सब कुछ। कोई मसला नहीं है। क्या मसला है अम्मी जान? कुक रख लेंगे। बेटा, मेहमान की खातिर तवज्जो हम अपने हाथ से करें ना तो उसकी इज्जत बढ़ जाती है।
और वैसे भी हमारी अपनी रिवायत है। अच्छा भाई, है जैसे तुम्हारी मर्जी, जो दिल चाहे करो। अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज़ अम्मी। खुदा हाफिज़। माजिद, हमने अभी तो अपनी जिंदगी शुरू की है। हम अपनी जिंदगी को अपने स्टाइल से गुजारेंगे, अम्मी के सूल उनके साथ। लेकिन जिंदगी में अगर आसाइशें ना हो ना, तो जिंदगी का मजा ही नहीं आता। अब तो आपको एक अच्छी जॉब भी मिल गई है। हम अपने स्टेटस के हिसाब से जिंदगी गुजारेंगे, एक स्कूल टीचर के स्टेटस से बहुत मुख्तलिफ। कम ऑन जी, तुम अपने आप को टेंशन नहीं करो, अम्मी को समझाना। प्रॉमिस मिला तुम्हें? नहीं जी, वहाँ बिस्तर लगा हुआ था, थर्मोस, कैमरा, किताबें, सभी कुछ तो था, मगर साहब जी पलंग पर नहीं थे। मैं तो जी बहुत देर तक देखता रहा, फिर क्या? मुझे नींद आ गई जी। निहायत ही बेवकूफ इंसान हो तुम। कम से कम थोड़ी देर तो जाग लेते। पता ही चल जाता कि प्रॉमिस आखिर क्या कहाँ था। खैर, अम्मी अब्बू को इस बात का बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। आज रात मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। आखिर देखो तो प्रॉमिस करता क्या है। माजिद, माजिद मेरे दोस्त, मेरी बात सुनो। देखो देखो, रात के 3 बज गए हैं। तुम किससे माफी मांगते हो? देखो देखो, तुम मुझे अपने माजी में तो लेके जाते हो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आज भी कुछ तो ऐसा होगा जिससे तुम्हारी रूह को करार आ जाए। देखो बेटा, मैं तुमसे घर में बंद रहने के लिए नहीं कह रही, लेकिन हर चीज की भी एक हद होती है। घर को तुमने होटल समझ के रखा है, सिर्फ रात को सोने की जगह। हर रोज तुम चले जाते हो और आधी रात के बाद वापस आते हो। अम्मी जान, दोस्तों में देर सवेर हो जाती। किस किस्म के दोस्त हैं तुम्हारे? किसी एक कभी शरीफाना तौर तरीका नहीं है। सब के सब शरीफ हैं अम्मी, लाखों में खेलते हैं, बड़े बड़े ओहदों पर हैं। यानी कि मालदार। दौलत और शराफत दो अलग चीजें हैं। मुझे पता ही पसंद नहीं फराज का यहाँ आना और रीमा को साथ लेकर जाना। बस कीजिए अम्मी, बहुत देर से मैं आप लोगों की बातें सुन रही। अगर आपकी वजह से खामोश हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि आप मुस्तकिल माजिद के कान भरती रहे मेरे खिलाफ। और आप दोनों जब माँ बेटा बात कर रहे हो तो मेरे मुतालिक मत बात करिए। दुल्हन, खुदा न करे तुम अपने बेटे के कान भरेंगे। तुम दोनों तो मेरे लिए बच्चे हो। देखो,
फराज अच्छा आदमी नहीं है और माजिद की गैर मौजूदगी में आता है। तो क्या अब इस घर में मेरे दोस्तों के आने पर भी पाबंदी है माजिद? देखो रीमा, उनकी तकलीफ का मतलब हरगिज़ ये नहीं, मेरा मतलब यही है। ये गैर मर्द के साथ इतनी बेतकलीफी गलत बात है। ये रीमा उसके साथ जाती है, फिर ये क्या कहेगी? मियाँ अगर साथ में होना तो दूसरी बात है। आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं? देखिए अम्मी, सोसाइटी में सब एक दूसरे के साथ आते जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। और ये बड़ी बात नहीं है कि वो रीमा के लिए हर 8-10 दिन में तोहफे लेके आ जाता है। हाँ तो कुछ देकर ही जाता है, इस घर से कुछ लेकर नहीं जाता वो। दुल्हन, तुम बड़ी ना समझो। ऐसे तोहफे बगैर मतलब के नहीं दिए जाते हैं। तो मुझे तुम ये बताओ, ये जो ताश की लत लगा दी पैसे के साथ, ये ठीक बात है? जान, वो तो ऐसे ही हम लोग जुआ थोड़ा खेलते हैं। तो बेटे, जुआ किसे कहते हैं? बस कीजिए, घंटे भर से मैं आपका लेक्चर सुन रही हूँ। अगर इस घर में हम अपनी मर्जी से भी जी नहीं सकते हैं, आजादी नहीं हमें रहने की, तो हम ये घर छोड़ के ही चले जाएंगे। मैं नहीं रह सकती हूँ माजिद इस घुटे हुए माहौल में। जान, आपने गलती भूल दी। रीमा इस तरह के रवैयों की आदी नहीं है। हमारे और उनके दरमियान के फैसले उसको समझने की कोशिश करें प्लीज। मुझे परेशान है, ये मेरा मसला है और मैं अपना मसला खुद हल कर सकता हूं। प्लीज। तो आप यहाँ हैं? हाँ भाई, हम जहाँ हैं सबको पता है। आपकी तरह खुफिया नहीं हूँ। सारा, तुम्हें क्या हो गया? बहुत तल्ख नहीं होती जा रही? अच्छा देखो, अगर तुम ऐसा करोगी ना तो मैं नाराज हो जाऊंगा। तो हो जाओ, तुम्हें मेरी नाराजगी की फिक्र है जो मैं करूँ। सारा, मुझसे ऐसा क्या हो गया? प्लीज बताओ तो सही मुझे। रामिज, तुम ये भी नहीं जानते कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो? इस रात बातों में उलझाकर न जाने क्या हरकतें करते फिर रहे हो तुम। सारा प्लीज यार, पागल ना बनो। रामिज, जब तुम पाकिस्तान आए थे तो शादी की तुम्हें जल्दी थी, मुझे नहीं। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि तुम शादी के सब्जेक्ट पे बात ही नहीं करते हो। ठीक है, एक रात की शर्त लगाई थी हमने, वो भी मजाक में। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इस शर्त में मेरा एतमाद खोना शुरू कर दोगे। सारा, तुम लड़कियों में यही तो सबसे बड़ी खराबी है, तो दूसरों को मिसअंडरस्टैंड करके तुम लोग गिल्टी बना देते हो। रामिज, एक बात मानोगे मेरी? तुम अब वापस वहां नहीं जाओगे। रामिज, तुम मुझे इस उलझन से निकाल सकते हो। सारा देखो प्लीज, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये फिलहाल मेरे बस में नहीं है। सिर्फ चंद दिन, प्लीज, सिर्फ चंद दिन। जा रहा था। तालिबो, मैं तो माफी मांगने जा रहा था। माफी मांगने जा रहा था मैं तो जालिमो। अमीजन, कल संडे है और हम लोगों ने घर शिफ्ट करना था। रीमा बता रही है कि आपने अभी तक सामान नहीं बांधा। दुल्हन ठीक कह रही है बेटे, मगर क्यों? मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही। क्योंकि इनको आदत है हर काम में आड़ लगाने। बेटा,
आज और बर्दाश्त कर लो, और सुकून से रहना। क्या फजूलियात हैं। चलें, उठें और चलने की तैयारी करें। बेटा, तुम्हें नया घर मुबारक हो, खुश रहो, आबाद रहो। मैं यही रहना चाहती हूँ। मगर क्यों? मैंने इतना बड़ा घर लिया, इतना खूबसूरत घर लिया, आप इस खंडर में रहना क्यों चाहती हैं? तुम अगर बुरे भी रहे हो तो सुन लो, मैं ऐसी कमाई से खरीदे हुए घर में नहीं रह सकती हूँ। तो क्या आप माजिद की कमाई को हराम की कमाई कह रही? बहुत शर्म की बात है ये। शर्म से मर जाती हूँ। ये सोच के मुझे शर्म आती है कि न जाने मेरी तरबियत में कहाँ गलती रह गई। क्या मैं चोरी करता हूँ, डाका डालता हूँ? मैं रिश्वत लेना चोरी और डाके डालने से भी बदतर है। मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब तुमने मुझसे कहा कि आप मेरी जिंदगी में दखल मत दीजिए, तो मैं खामोश हो गई। वाह, जिस घर में खाया आज वही घर आपके लिए शर्मनाक हो गया। नहीं दुल्हन, ये तुम्हारी गलत फहमी है। जिस दिन से मुझे पता चला, उस दिन से मैंने तुम्हारे यहाँ का नमक भी नहीं चखा है। अपना लाती हूँ, खुद पकाती हूँ और खुद ही खाती हूँ। अच्छा, तो वो जो परहेज था वो सिर्फ हमारा खाना ना खाने की वजह से था? मैं बोल के घर की फजा खराब नहीं करना चाहती थी। प्लीज प्लीज प्लीज, आप लोग आहिस्ता बोलें। आप लोगों को मेरी इज्जत का भी ख्याल नहीं है, नौकर सुन रहे होंगे। मुझे ही अपनी आकबत का ज्यादा ख्याल है। न मैं हराम खा सकती हूँ, न मैं हराम कपड़ा पहन सकती हूँ, न मैं हराम छत के नीचे रह सकती हूँ। सारी दुनिया में यही कुछ हो रहा है, सबको रोक लें आप। सारी दुनिया पे मुझे कोई अख्तियार नहीं है, मुझे अपनी जात पर है। उफ माजिद, आप अपना दिमाग क्यों खराब कर रहे हैं? नहीं जाना चाहते तो रहने दीजिए आप इनको यहाँ, जैसे चाहें, जिसके साथ चाहें यहाँ रहे। हमें क्या? देख लें, फिर न कहती फिरिएगा कि बुढ़ापे में बेटे ने छोड़ दिया। बेटा, मैं किसको कहती रहूंगी? कौन है मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा? तुमने तो हद ही कर दी बेवकूफी। ऐसा भी कभी होता? नादिया, तुम नहीं समझोगी। जो तब्दीली मैं देख रही हूँ वो तुम कभी नहीं देख सकती। समझ में नहीं आता कि ये वही रामेश है जो बचपन से मेरे लिए मंगनी की अंगूठी जेब में लिए फिर रहा था, और फिर इस बार आकर तो उसने सबसे पहले शादी की बात की थी। पता नहीं हो क्या गया रामेश को। तुम कहो तो मैं बात करूं? रामेश आखिर मेरा भी दोस्त है, हम 10 साल से एक दूसरे के दोस्त हैं। नहीं, वो समझेगा मैं तुमसे सिफारिश करवा रही हूँ, और मैं अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो फिर समझदारी से काम लो और चंद दिन और देखो कि होता क्या है। माजिद, तुम कहाँ हो? माजिद, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। देखो, मुझे पता है तुम हमारी दुनिया में नहीं हो, लेकिन यहीं कहीं हो। प्लीज माजिद, मेरे सामने आओ, मेरी आवाज सुनो। ये गई, ये हुई ना तुम्हें मार। हम पैदा ही तुमसे मात खाने के लिए। अच्छा। ओ माजिद, हेलो यार। आप तो कल आने वाले थे ना? अचानक आज? अच्छे वक्त पर आए। मैं भी खाना लगवाने ही वाली थी।
कासिम, कासिम खाना लगा दो। मैंने खाना जहाज में खा लिया था, तुम लोग खाओ। थोड़ा सा चख लेते। भाई वैसे तो मुझे भी भूख नहीं है, मैं साथ साथ नट्स लेता रहा हूँ, भूख ही मर चुकी है। अब चलता हूँ, काफी लेट हो गया हूँ। हाँ। तुम क्या लेट हुए? मैं ही अर्ली आ गया हूँ शायद। ओके फराज, थैंक यू फॉर योर प्लेजेंट कंपनी। आओ। ओके बाय। बाय। बाय माजिद। ये तुम क्यों इतना मुंह बनाकर आए? माजिद, जब इंसान घर में आता है तो वो खुश आता है, ना कि इतना बड़ा मुंह बनाकर आ जाए। ये फराज कब से आया हुआ? शाम को आया था। क्यों, कोई प्रॉब्लम? से मेरी गैर मौजूदगी में नहीं आना चाहिए। ये कहाँ का कानून है? क्या मेरे फ्रेंड्स को मेरे ही घर में आने के लिए तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी? रीमा, कुछ चीजें मेरी बर्दाश्त से बाहर हैं। तुम्हें उनका ख्याल रखना चाहिए, बल्कि तुम्हें उनका ख्याल रखना पड़ेगा। देखो, मेरे डैडी के घर में भी मेरे फ्रेंड यूं ही आते थे और मेरे डैडी हर वक्त मेरे सर पे सवार नहीं रहते थे। और मैं एक पढ़ी लिखी, समझदार और शादीशुदा औरत हूँ। ये फजूलियात मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगी। ये ना तो तुम्हारे डैडी का घर है, और दूसरी बात ये कि हमारी जिंदगी की कुछ रवायत हैं जिनके बगैर हमारी जिंदगी नहीं चल सकती। मुझे उनकी आदत है। हमारी कुछ अपनी वैल्यूज हैं, कमिटमेंट्स हैं, और आज अब मेरी गैर मौजूदगी में नहीं आएगा। माजिद, मैं एक कुशादा ज़हन और कुशादा खानदान से ताल्लुक रखने वाली लड़की हूँ। ये अपनी मिडिल क्लास ज़हनियत अपने पास ही रखा करो। तुमने मुझे मिडिल क्लास के ताने दे देकर प्रेशराइज कर दिया है। हाँ, ये मिडिल क्लास ही है जिसने इस दुनिया को बैलेंस किया हुआ है, मिडिल में रखा हुआ है। वरना अपर क्लास और लोअर क्लास तो इंसान को जीने का बहाना ना दे। मेरी माँ ने तमाम उम्र मेरी स्लेट पर मिडिल क्लासेस का नाम लिखा और फख्र से लिखा। तुम मुझे मेरी जड़ों से खींच लेना चाहती हो? रीमा बेगम, ये नामुमकिन है। तो कर लेते ना जाके अपनी ही जैसी किसी मिडिल क्लास मामूली बस पे जाने वाली लड़की से शादी। तुम्हें शौक था हमारी स्टेटस को वेल करने का। माजिद साहब, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है। अफसोस, मैंने ये कुछ पाने के लिए मैं सब कुछ खो दिया। माँ की दुआएं, उनका प्यार, उनके साथ रहने से मुझे जो सिक्योरिटी फील होती थी मुझे कभी नहीं मिलेगी। तो चले जाओ उनके पास। किसने रोका है तुम्हें? तुमने तो वैसे भी शादी मुझसे तरक्की हासिल करने के लिए की थी। तुम्हें सिर्फ अपने आप से प्यार है। ये है तुम्हारी क्लास, लालची और खुदगर्ज। तुम हद से बढ़ती जा रही हो रीमा। आज मैं अपनी नजरों से गिर गया। तुम जैसी बीवी के लिए अपनी माँ को छोड़ा, तुम्हारी खुशियों के लिए अपनी माँ को छोड़ा। कितनी साबिर औरत है। औरत के दो कितने मुख्तलिफ रूप हैं। तो जाओ, चले जाओ अपनी माँ के पास। मुझे भी ऐसे रिश्ते निभाने का कोई शौक नहीं जो मेरे ही सर पे बोझ बन जाए। जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, और तुम अपनी बकवास बंद करो। शारा, मैंने उनका कितना दिल दुखाया है। पता नहीं वो मुझे माफ भी करेंगे कि नहीं। काश वो मुझे माफ ही कर दे। काश।
माजिद, देखो तुम इतने अरसे मुझे अपने साथ अपने माजी में ले जाते रहे, तुमने मुझे अपनी कहानी सुनाई, अब मुझे भी तो कुछ कहने का मौका दो। मेरी तरफ देखो माजिद, मैं तुम्हारा दुख समझ गया हूं माजिद। जिस उम्र में हमारे माँ बाप को हमारी जरूरत होती है, अगर उस उम्र में हम उन्हें छोड़ दें तो हम इसी किस्म के अजाब में मुब्तला हो जाते हैं। यही है ना तुम्हारा दुख, यही है ना तुम्हारी अजियत। हाँ माजिद, क्योंकि तुमने गलत सोचा। तुमने सोचा कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें बद्दुआ दी। माँ बद्दुआ नहीं दे सकती माजिद, माँ तो बद्दुआ दे ही नहीं सकती। हाँ माजिद, क्योंकि माँ मट्टी गारे से नहीं बनती। माँ तो मोहब्बत से, ईसार से, जज्बात से, इन सब चीजों से बनती है। तो बद्दुआ कैसे दे सकती है? तुम मेरी बात समझ रहे हो ना माजिद? माँ तो खुदा का दूसरा रूप होती है माजिद, और तुमने समझा कि उसने तुम्हें बद्दुआ दे दी। नहीं माजिद, तुम यहां फिर के अपने आप को अजियत दे रहे हो। तुम्हारा सुकून, तुम्हारा इत्मीनान और तुम्हारी माँ वहां उस दूसरे जहान में तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम यहां मत घूमो माजिद, यहां तुम्हारे लिए अजियत ही अजियत है। जाओ जाओ माजिद, अपनी माँ के पास जाओ, उस जन्नत के पास जाओ जो तुम्हारे लिए बहाने खोले बैठी है, तुम्हें अपनी आगोश में लेना चाहती है। माजिद जाओ, उस सुकून की तलाश में जाओ, उस सुकून के पास जाओ जिसकी तुम तलाश में हो। वैसे बाय द वे आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? क्या बात है, बड़े खुश लग रहे। तुम खुश नहीं हो मुझे खुश देखकर? मैं तो तुम्हारी खुशी को अपनी खुशी समझती हूँ। अच्छा, आप पूछोगे नहीं कि मैं खुश क्यों हूँ? पहले जो कुछ पूछती थी तो तुमने कुछ बताया। तुम्हारी खुशी है, बता दो। अच्छा, शादी कर रहा हूँ और इस बार पक्का फैसला करना। ये कोई नई बात नहीं है। वैसे किससे कर रहे हैं आप? क्योंकि कुछ दिनों से तो मैं आपकी नीयत में कुछ फतूर देख रही हूँ। क्या? ठीक है, ले लीजिए इल्जाम। अगर इतने दिन तक आप टाल मटोल कर सकती हैं तो थोड़ा सा इंतजार मैं भी करवा सकता हूँ। जी। अच्छा सारा, एक बात है, तुम्हारी शर्त में गड़बड़ करते हैं, मुझे खौफ आ रहा। खौफ? कैसा खौफ? देखो, जब तुमने मुझसे शर्त लगाई थी ना, तब मुझे किसी चीज से खौफ नहीं आता था। किसी आग से, किसी भूत परे, किसी से मैं नहीं डरता था। लेकिन अब क्या रामिस? सारा, इन 7 रातों में मुझे तुमसे खौफ आने लगा है। मुझे अपने आप से खौफ आने लगा है। मुझे अपने इस नए रिश्ते से खौफ आने लगा। जो बात मैंने इससे पहले कभी नहीं सोची थी, मैं अब सोचने लगा हूँ। सारा, मैं सोचने लगा हूँ कि अम्मी इतने दिनों से अकेली नहीं रह रही। ये तो बहुत अच्छी सोच है, इसमें खौफ कैसा? ठीक कह रही, इसमें खौफ कैसा? अच्छा, एक बात मानोगे? बोलो। तो फिर वादा करो कि कभी अम्मी को अकेला नहीं छोड़ोगे, हमेशा उनके साथ रहोगे। उन्हें इस उम्र में हमारी जरूरत है। रामिस, तुम्हें पता है तुम आज मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो।
तुम आज अपनी अम्मी के लिए इतने कंसर्न हो तो कल मेरे लिए भी होगे ना?